आज हमारे साथ जुड़े हैं मंजूर नायक। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और हाल ही में इन्होंने अपनी लेक्चरर की जॉब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और महज अभी कुछ ही दिन हुए हैं इन्हें भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हुए। और हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से अभी गतिविधियां चल रही हैं। सर, आप बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, क्या लगता है आपको इस बार डीडीसी इलेक्शंस में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां परफॉर्मेंस की होगी? सर देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमारे जो बुद्धल की कॉन्स्टिट्यूंसी है हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस देखा है इस बार लोगों का। ये आज से पहले मैं कहूँगा कि शायद ही इतना रिस्पांस मिला होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम्स को देखते हुए जो उन्होंने लोगों के लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाई है, आज जहाँ जहाँ मैं हमारे गाँव में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग के लिए गया हूँ, आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि वहाँ पे 80-80 साल के बुज़ुर्ग ने मुझे बड़ी खुशी से कहा है कि हमारे हेल्थ कार्ड्स बने हैं, हमें लॉकडाउन के टाइम पे जो है मुफ्त में राशन मिला है, हमें मुफ्त में जो है एलपीजी सिलेंडर्स मिले हैं, हमें पेंशन्स मिल रही हैं। विडोज़ से मैंने बात की, उन्हें कहा हमें पेंशन्स मिल रही है। किसानों से बात की, उनके अकाउंट में हर 4 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपया आ रहा है। तो कहने की बात यह है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये लोगों को लेकर जिस तरह की उनकी नीतियां हैं, लोगों को आगे डेवलप करने के लिए, उनको इकोनॉमिकली साउंड करने के लिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं, उनको देखते हुए लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है हमें। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ज़िला राजौरी में लगभग 14 ऐसी सीट्स हैं जिनमें हम मेजॉरिटी के साथ जीत कर आएंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन भी जो होगा, चेयरपर्सन भी जो होगा, वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। तो काफ़ी कम उम्र में ही आपने जिस तरीके से एक अच्छी जॉब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामा था, क्या आपको सोच लगी? इस समय कोविड की सिचुएशन है, लोगों को जो जॉब्स नहीं मिल रही हैं और आप जॉब छोड़कर आए, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या खासियत आपने देखी कि जो लगा कि आपको यही एक पार्टी है जो मुझे ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए सर, जॉब तो बहुत छोटी सी बात है। जहाँ पे बात अगर हम देश की करें तो देश के लिए तो मुझे लगता है कि हम हर एक नागरिक को अपनी जान देने से भी जो है वो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बात करें जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, ये पूरी की पूरी जो हमारी संस्था है, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक तरह से देश को समर्पित है और देश के लोगों को समर्पित है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने बड़ा छोटा सा सेक्रीफाइस किया है लोगों के लिए, अपने देश के लिए, कि अपनी एक जॉब छोड़ी लेक्चरर की। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमें जान भी देनी पड़े तो वो भी कम है। तो इसी सोच के साथ, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी समय से। मगर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से युवा जो है वो जम्मू कश्मीर का वो काफ़ी खफा है, जिस तरीके की पॉलिसीज़ इनकी हैं, जॉब्स नहीं मिल रही है, 70,000 जॉब्स का इन्होंने आश्वासन दिया है इस इलेक्शन में, और क्या लगता है आपको कि युवा किस तरीके से उसको आप मोटिवेट करेंगे बीइंग ए यंग लीडर? और क्या लगता है आपको कि जिस तरीके की समस्याएं युवा फेस कर रहा है, 4G नहीं है यहाँ पर और बड़ी समस्या है, उसको किस तरीके से कोप अप करेंगे आप? देखिए सर, बात ऐसे है कि जो हमारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या करती है कि वो एक ही नारा लगाती हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में 4G नहीं है। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटेग्रिटी, देश की सिक्योरिटी से बड़ा क्या 4G नेटवर्क है? कम से कम हमारे पास उतना इंटरनेट है कि जिससे हम अपनी सारी रोज़मर्रा की चीज़ें कर सकते हैं, कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं, कोई भी वीडियोस हम लोग जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो देख सकते हैं। लेकिन इनके लिए देश की सिक्योरिटी, देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटेग्रिटी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर 4G 4G इंपॉर्टेंट से है। कैसे थ्रेट बहुत मिलती है? टेरर अटैक तो फिर भी हो गया नगरोटा में। सर बात देखिए, एक आप टेरर अटैक जो देख रहे हैं नगरोटा वाला, उसमें आप देखिए 4G की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि खाली 4G की वजह से कोई कहीं पे कुछ प्लॉट कर सकता है। देखिए बड़ी सारी ये इंटरनल बातें होती हैं जो एक आम इंसान के बस के बाहर होती है। ये सब जो रिपोर्ट्स जाती हैं हमारी एजेंसी से जाती हैं। अगर एजेंसीज हमें कह रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रही हैं कि अभी 4G वहाँ पे चलाने से हो सकता है कि इंटरनल वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो मेरे ख्याल से हमें हमें उस चीज़ को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। उस चीज़ को ऐसे लेकर चलना चाहिए कि हो सकता है कोई हमें बड़ा सारा हादसा आज तक कोई भी नहीं हुआ। आप देख लीजिए, अगर नगरोटा की ही बात करें तो क्या कोई सिविलियन कैजुअलिटी हुई है? नहीं हुई। क्या हमारा कोई सिपाही वहाँ पे शहीद हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये सब क्या है? ये सब यही है कि हम लोग किस तरह से, हमारी एजेंसीज हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए किस तरह से पूरी तरह से सक्षम है और एक सही डायरेक्शन में जो है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है हम बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। रही बात जॉब क्रिएशन की, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बता दूं कि जॉब्स का मतलब हमारी J&K में सिर्फ इतना होता है आज तक, जो हमें सिखाया गया बचपन से कि आप लोग सरकारी नौकरी ले लो। सिर्फ सरकारी नौकरी जो है जॉब नहीं होती है।
आप देख लीजिए हमारे कितने सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ पर जाइए, कोर्सेज कीजिए, गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है और सब्सिडाइज लोन ले रही है। जितना आपको लोन चाहिए, जितना अमाउंट दे रही है उससे काफ़ी कम वो आपसे वापस ले रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बड़ा कम है। और आप नौकरी क्यों ढूंढेंगे? आप तो लोगों को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन अपोजिशन को एक ही मुद्दा मिला है कि भाई यहाँ पे जॉब्स नहीं है। आप देखिए सर, हर आने वाले 10-15 दिन या 1 महीने के बाद जो है कोई ना कोई जम्मू एंड कश्मीर एसएसबी की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकलता है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। अभी जो है रिसेंटली 1 तारीख को जो है उनके लिए भी 2000 जॉब्स निकली हैं। तो आने वाले वक्त में और भी जो जॉब्स हैं वो रिकमेंड हुई है जेके एसएसबी को, जेके पीएससी को, और वो भी आने वाले वक्त में जो है उसको एडवर्टाइज करेंगे। काफ़ी जल्दी से ये काम चल रहा है, तो जॉब्स भी निकल रही हैं। लेकिन साथ ही साथ में हमारे जेएंडके के लोग बहुत ही स्किल वाले लोग हैं, बहुत ही हार्डवर्क लोग हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हमारी भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए लगाती है, अपोज करने के लिए लगाती है, अगर उसका सिर्फ और सिर्फ 5% एनर्जी वो हमारे युवाओं को ये बताने में लगाएं कि किस तरह से आप सरकारी नौकरी के अलावा भी आप बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप अपने स्किल का इस्तेमाल करके अपनी फैमिली तो छोड़ो 10 लोगों को और भी आगे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी जेएंडके में तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ नहीं रहेगी। तो जिस तरीके से डीडीसी का इलेक्शन इस बार लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े सीनियर नेता यहाँ पर आ रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, तो किस तरीके का नया ट्रेंड स्टार्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि डीडीसी इलेक्शंस को लेके? हैदराबाद में जिस तरीके से म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हुए तो वहाँ अमित शाह जैसे नेता वहाँ रैलीज कर रहे हैं, तो ये नया ट्रेंड जिस तरीके से आ रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, आप ये क्वेश्चन करके मैं ये समझता हूँ कि आपने शायद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हैं उनको काफ़ी कम इंपॉर्टेंस दे दी है। मैं आपको बता दूं कि जो डीडीसी के इलेक्शन है, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग पहली बार ये विटनेस कर रहे, जो हमारा थ्री लेवल का जो स्ट्रक्चर है पंचायती राज का और जो म्यूनसिपैलिटीज़ का, ये लोग पहली बार देख रहे 3rd टियर सिस्टम। और मैं आपको बता दूं कि ये डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लाने के लिए जो है ये एक इनिशिएटिव लिया है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी को बिल्कुल गरीब से गरीब और एक फार फ्लॉन्ग एरिया में पहुंचाने में जो है, अगर हमारे बड़े से बड़ा नेता जो है इसमें आगे आके लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इस स्टेप को जो है सराहना चाहिए, इसको अपोज नहीं करना चाहिए। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अब हमारे इलाके के लोग, रूरल एरिया के लोग हों या अर्बन एरिया के लोग हों, हर छोटे बड़े मसले जो है वो खुद ही सॉल्व करेंगे। उनको हमारी मोदी गवर्नमेंट इतना एम्पावर कर रही है, उनको इतने फंड्स मिलेंगे कि वो अपनी जितनी भी, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, वो सब जो मसले हैं वो खुद ब खुद ही वो लोग हल करेंगे। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब जब उनको ये पता चला है कि डीडीसी की कितनी पावर है, अब जो पहले गुपकार गैंग वाले लोग कहते थे कि हम लोग जो है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, लेकिन जैसे उन्हें ये पता चला कि ये कितनी पावरफुल पोजीशंस हैं, इसमें कितने फंड्स आएंगे, वो उस लालच के साथ देखिए जो है किस तरह से कूद पड़े हैं इसमें डीडीसी के इलेक्शंस में। तो महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से 14 महीने की डिटेंशन में रही और पीएसए भी उन पर लगा, किस तरीके से देखते हैं जब उनकी स्टेटमेंट आई थी कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर भारत का झंडा कोई नहीं उठाएगा, तो किस तरीके से आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट में कितना दम था? देखिए सर, उनका तो मेरा ये मानना है कि वो जो हमारी मासूम जनता है ना, उनको सिर्फ एक ही तरह से बेवकूफ़, तिरंगे के खिलाफ बोलकर उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन उनको बता देना चाहता हूँ, आज कश्मीर का भी हर एक नौजवान, जहाँ पे पहले तिरंगा झंडा नहीं लहराता था, आजकल कश्मीर का हर एक नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा, हर कोई तिरंगा उठा रहा है। और उनकी स्टेटमेंट जो है कहीं पे ये जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं उनको ये साफ कह देना चाहता हूँ कि धारा 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने से पहले भी जे.एंड.के वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, और आखिरी दम तक, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये इंटीग्रल पार्ट ही रहेगा हमारे हिंदुस्तान का। तो उनकी ये स्टेटमेंट जो है कि यहाँ पे कोई तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, मेरे ख्याल से आप खुद देख सकते हैं कि कश्मीर हो, जम्मू हो, लद्दाख हो, हर जगह के लोग जो है वो आज तिरंगा झंडा हाथ में लहरा कर जो है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है, और बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम लोग हिंदुस्तानी हैं। तो उनकी स्टेटमेंट जो है अब वो चलने वाली नहीं है। पिछले 70 साल से इन लोगों ने इसी तरह की पॉलिटिक्स चलाकर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, हम लोगों को लूटा है। लेकिन आज वो जान चुके हैं, आज उन लोगों को भी पता है कि अब ये जो सरकार है इस तरह से सरकार बनने वाली नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करूंगा मैं, किस तरीके से बीइंग ए यंग लीडर लोग आपको क्या देखें
क्या फ्यूचर आप लेकर चलने वाले हैं, क्या आपकी आइडियोलॉजी है, किस तरीके से आप लोगों के इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व करेंगे? सर, सबसे बड़ी बात है, हमारे इलाके के जो लोग हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें या कोई और डिस्ट्रिक्ट हो जे की, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बाकी हिंदुस्तानियों भाइयों ने जो है मोदी जी की स्कीम्स का फ़ायदा उठाया है, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारी आवाम जो है अभी तक उतना फ़ायदा नहीं उठा पाई है। यही वजह है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ अपने गांव, अपनी डिस्ट्रिक्ट, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनके हम लोग हेल्थ कार्ड्स बना रहे हैं, हम विडोज़ को जो है उनकी पेंशन्स लगवा रहे हैं, जिन स्पेशली एबल्ड लोगों के पास सर्टिफिकेट्स नहीं है हम उनकी फ़ाइल बनाकर उनकी भी पेंशन्स लगवा रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने लोगों के लिए जो जो स्कीम्स बनाई है हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और आने वाले वक्त में मुझे ये लगता है कि हम बहुत ही जल्द इस पूरे मिशन में कामयाब होंगे, लोगों तक मोदी जी की हर एक स्कीम पहुंचाने में। और मुझे ये लगता है कि जब उन तक मोदी जी की हर स्कीम पहुंचेगी, हमारी गवर्नमेंट की हर स्कीम पहुंचेगी, हमारा यहाँ का यूथ, हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग, हमारे यहाँ की महिलाएं, वो सब की सब जो है सोशली भी और इकोनॉमिकली भी एम्पावर होंगी, और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे लोग भी आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंजूर नायक। इनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, ये काफ़ी उत्सुक हैं। और इनका कहना है कि सही स्कीम्स का जो उनका जो फ़ायदा है, अगर गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचा पाए और उनके लीडर्स भी अगर लोगों तक पहुंचा पाए तो लोगों को काफ़ी सहूलियात होगी, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो भी ग्रास रूट तक इम्प्लीमेंट होंगी। डीडीसी इलेक्शंस पर भी इनका कहना है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में 2 डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं, उससे लोग काफ़ी उत्साहित हैं। यही ये वजह है कि लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं, और इन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा करेगी। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।